नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर होंगे रवाना। 22वें शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के समसामयिक मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत दौरे पर आई फ्रांस की विदेश और यूरोपीय मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना आज मुंबई में फ्रांस में व्यापारिक हितों वाले भारतीय निवेशकों से करेंगी मुलाकात। असम में स्थायी शांति के लिए आज उठाया जा रहा है बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के कई आदिवासी विद्रोही संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर वोखा जिले के ओल्ड रिफिम में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। कोहिमा में भाजपा नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोविड महामारी से मिलेगी जल्द निजात, लेकिन जारी रखने होंगे प्रयास। WHO की उच्च जोखिम वाले देशों से 100% टीकाकरण और जांच पर जोर देने की अपील। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने जीता कांस्य पदक। 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रेपेचेज के जरिए स्वीडन की जोना मालमग्रेन को 8-0 से हराया। 2 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी विनेश। भारतीय युवा फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का जीता खिताब। श्रीलंका में खेली गई प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में भारत ने नेपाल को 4-0 से दी शिकस्त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज से उज्बेकिस्तान में समरकंद की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में समूह की पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। संगठन के नेता बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में SCO सदस्य राष्ट्रों के नेता, पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, SCO से संबद्ध क्षेत्रीय आतंकरोधी संस्था के प्रतिनिधि, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि हिस्सा लेंगे। SCO समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। मौजूदा भू राजनीति के मद्देनजर इस समिट पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ये तस्वीरें हैं उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद की, जो तैयार हो रहा है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 22वीं बैठक के लिए। समरकंद शहर SCO देशों के झंडों से पट गया है और राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को समरकंद पहुंच रहे हैं। SCO शिखर सम्मेलन में SCO सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, SCO के महासचिव, SCO क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। SCO के पूरे प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आते हैं, जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी, कॉपरेशन, इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके साथ ही कई चीज़ें आजकल जो नई चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ डिप्लोमेसी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है।
जिस प्रकार से मध्य एशिया की जो देश है इनके साथ अगर संबंध प्रस्थापित करने होंगे तो एससीओ एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और इसीलिए फिर चाहे वो सामरिक मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो, या फिर अगर बात करें कि आने वाले समय में नए आयाम अगर देखा जाए तो खोलने हो, तो ऐसे में ये मध्य एशियाई देश काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसीलिए एससीओ समिट में भारत जो है शिरकत कर रहा है और अपनी पेंट बनाने की कोशिश जो है कर रहा है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। इस समय एससीओ में 8 देश हैं, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। सम्मेलन में 15 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इनमें 8 सदस्य देश, 3 पर्यवेक्षक देश और 4 आमंत्रित देश हैं। रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान तनाव जैसे मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सम्मेलन को अहम माना जा रहा है। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामूहिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। समरकंद से शिशिर सलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अभी हम कुछ ही देर में शिशिर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर वर्ल्ड डेयरी समिट चल रही है, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त समिट को संबोधित कर रहे हैं। पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग डाउन द इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग और डेयरी ऑन ग्लोबल emissions, and therefore an engagement such as this, and I was seeing the program and the very vast array of subjects you have covered, is very relevant for the stage at which we are in India today. I'm sure when the Honorable Prime Minister was here or when the Honorable Home Minister was here, they must have mentioned about India's commencement of its Amrit Kal, the next 25 years, as we move from 75 years of independence to 100 years of independence, and our collective commitment as a nation to become a developed country, a country that takes prosperity to 1.3 billion people across the length and breadth of the country. And out of that 1.3 billion people, we have nearly 70 million families, particularly amongst the very small and marginal farmers, some having 2 acres, 3 acres of farmland, 2 or 3 cattle producing milk. I'm sure all the distinguished participants from across the world will appreciate that what we are discussing is literally like chalk and cheese. They are 2 poles apart. We are looking at a set of dairy farmers numbering in a few thousand in maybe the oceanic countries, Australia, New Zealand, most of the European countries, also in America. I don't think America would have even 100,000 farmers who are producing dairy. And the production is not small. Probably 10% of the world production coming from the United States. And 100,000 or less than that persons who are actually holding that cattle, holding the stock, large farms, large cattle farms. And a lot of what I was seeing on your presentation, madam, on your professor, clearly is focused towards that ecosystem. And we very much welcome that, and I think it's appreciable, the wonderful work that the IDF is doing across the world. What the scientists are doing, what the experts are studying and doing research on. But I do think we'll have to look at contemporary or relevant solutions for. तो पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विश्व डेयरी समिट 2022 को वो संबोधित कर रहे थे। और इससे पहले जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आज शाम को समरकंद पहुंचेंगे, एससीओ समिट वहां पर होने वाली है। हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं समरकंद से, आइए उनसे बातचीत करते हैं। शिशिर, ये बताइए सबसे पहले कि किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं
ये हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए। बिल्कुल, देखिए 15 देशों के जो लीडर्स यहाँ पर आने वाले, उसमें से अगर देखा जाए कुछ लीडर्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चाइना से शी जिनपिंग यहाँ पे कल रात उनका आगमन हो चुका है। साथ ही साथ किर्गिस्तान की बात करें और ईरान की बात करें तो उनके भी लीडर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उज़्बेकिस्तान के समरकंद में पहुँचेंगे, यहाँ पर उनका स्वागत होगा। लेकिन आज जो कि पहला दिन है, तो आज के पहले दिन अगर देखा जाए तो सभी जो लीडर्स हैं देशों के, उनका यहाँ पर स्वागत होगा और शाम को जो है रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। जो लीडर्स यहाँ पर आएंगे उसके लिए खास एक जगह बनाई गई है जिसका नाम अगर कहे तो सिल्क रोड टूरिस्ट सेंटर समरखंड करके ये जगह है, कॉम्प्लेक्स ये है बनाया गया है जहाँ पर ये एससीओ समिट होने वाला है। इस एससीओ समिट में इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाए तो एक कांग्रेस सेंटर बनाया गया है जहाँ पर सभी ये जो मंत्री है वो आएंगे, जितने नेता है वो आएंगे और साथ ही साथ एक उनकी बैठक होगी। एससीओ समिट इसी कांग्रेस सेंटर में होगा। साथ ही साथ कुछ बायलैटरल भी हालांकि कहा जा रहा है कि इसी कांग्रेस सेंटर में होगी। उसी के अगर देखा जाए साथ में एक एटर्नल सिटी बनाई गई है। एटर्नल सिटी दरअसल एक कह सकते हैं कि परछाई है, जिस प्रकार से जो सांस्कृतिक दर्शन रहा है उज़्बेकिस्तान का, किस प्रकार से इतिहास रहा है, ये दर्शाने की कोशिश उस एटर्नल सिटी में की जाएगी। चूँकि आज सब जो लीडर्स यहाँ पर आएंगे उनके लिए रात्रि भोज का जो आयोजन किया गया है वो एटर्नल सिटी का भी दौरा करेंगे, एटर्नल सिटी में भी घूमेंगे, वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कल सुबह जो है, कल दूसरा दिन है, कल सुबह जो है ये समिट ऑफिशियली स्टार्ट होगा। सभी जो लीडर्स है वो कांग्रेस सेंटर में मिलेंगे। जो भी मुद्दे हैं, जो एजेंडा खास तौर पर उस पर बातचीत होगी, बायलैटरल शुरुआत होगी। तो अमूमन 2 दिन का ये एससीओ समिट होगा, जिस प्रकार से आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल एससीओ समिट जो होने वाला है जिसमें सभी लीडर्स शामिल होंगे, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तकरीबन 8 जो फुल मेंबर कंट्रीज है इस वक्त एससीओ की बात करें, कुछ ऑब्जर्वर्स कंट्रीज है और गेस्ट कंट्रीज भी यहाँ पर है, तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 15 ऐसी कंट्रीज इस वक्त एससीओ समिट में मौजूद है। जो लीडर्स है इन कंट्रीज से यहाँ पर मौजूद है। खास तौर पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है भारत के लिहाज से, क्योंकि अगले साल जो है एससीओ का जो प्रेसिडेंसी है, चेयरमैनशिप है, वो भारत के पास आएगी। और इसी वक्त हम देख पा रहे हैं कि ईरान जो है वो भी प्रयास कर रहा है कि उसको भी फुल मेंबरशिप मिले और भारत को जब प्रेसिडेंसी मिलेगी तब ईरान फुल मेंबर होगा एससीओ समिट का। ईरान जो कि भारत के लिहाज से अगर देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टनर है, जिस प्रकार से हम ईरान के साथ जो है सामरिक संबंध बना रहे हैं, खासतौर पर जो ईरान का चाबहार पोर्ट है उसके साथ जो हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में देखते हुए कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, ईरान है, ये भी भारत के लिए काफ़ी फायदे, अगर देखा जाए आने वाले समय में ये संबंध काफ़ी फायदेमंद होंगे। हालांकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो कुछ बायलैटरल मीटिंग्स भी यहाँ पर शेड्यूल की गई है। खासतौर पर इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, हालांकि अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके अनुसार जो है कपल ऑफ बायलैटरल मीटिंग्स यहाँ पर होंगी, जो रशिया के साथ होगी। साथ ही साथ जो कि उज़्बेकिस्तान होस्ट कंट्री है, उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल मीटिंग होगी। तो ऐसे में इन बायलैटरल मीटिंग्स में अगर देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे जो है सामने आते हैं। खासतौर पर जब दो लीडर्स जो है 1-to-1 बात करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो टेबल पे आते हैं जिस पर डिस्कशन की जाती है और दोनों भी देशों का उसका फ़ायदा होता है। तो ये बायलैटरल मीटिंग्स इंडिया के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एससीओ समिट की बात करें, जैसे मैंने कहा कि सब लीडर्स एससीओ के लीडर्स जो है कल जो है कांग्रेस सेंटर में मिलेंगे। तो ऐसे में एक किस प्रकार से एससीओ ग्रुपिंग को और मजबूत किया जाए और साथ ही साथ जो एससीओ के मेंबर्स हैं उनमें किस प्रकार से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो और सामरिक और अलग मुद्दों पर किस प्रकार से बात आगे बढ़े, ये सबसे प्रमुख एजेंडा होगा। इस वक्त अगर देखा जाए एससीओ में खास तौर पर ये आशिया के सभी देश होंगे, मिडिल ईस्ट के देश भी इसमें शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमने देखा कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है वो भी इंटरेस्टेड है, तो इस प्रकार से एक पूरी पेरिफेरी है एससीओ मेंबर्स की या फिर एक दायरा है उनका, वो इस वक्त यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि इस वक्त मौजूदा स्थिति में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस प्रकार से है, फिर चाहे हम बात करें रशिया यूक्रेन की या फिर हम बात करें चाइना ताइवान की, तो ऐसे में इस प्रकार से एशिया की कोई ग्रुपिंग अगर सामने खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं ज़रूर टक्कर होगी वेस्टर्न जो ग्रुपिंग है उसके खिलाफ, ये भी कई जानकार इस वक्त कह रहे हैं। तो ऐसे में जो एशियन कंट्रीज़ को एक साथ आने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, सामरिक मुद्दे हैं, उनको भी ये सभी देश एक साथ आकर सुलझा सकते हैं, एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए भारत के लिए एससीओ समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एससीओ समिट की कई सारे मेंबर्स जो है भारत के नेबर्स है और अगर नेबर के साथ अच्छा रिश्ता
हो तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से हम बाकी चीज़ों के में फिर डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, टेररिज्म की बात करें, काउंटर टेररिज्म की बात करें, तो इन सभी मुद्दों में जो पड़ोसी मुल्क है उनका सबसे ज़्यादा मदद जो है भारत को मिल सकती है। तो ये विषय मद्देनजर रखते हुए एजेंडा के कई सारे ऐसे विषय है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कल जब टेबल पर बैठेंगे एससीओ मेंबर्स के साथ तो शायद डिस्कस हो सकती है। बिल्कुल शिशिर, जैसा कि आपने बताया कि ईरान को भी इस बार शामिल किया जा सकता है वहाँ पर एससीओ में, उसके अलावा बेलारूस और अफ़गानिस्तान भी शामिल होना चाहते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा और भारत वहाँ पर मौजूद रहेगा। और ख़ासकर एससीओ की वहाँ पर चीन है, रूस है, अन्य कई सारे देश वहाँ पर हैं, पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक एंटी वेस्ट ग्रुपिंग बनाने की वहाँ पर कोशिश होगी, लेकिन भारत की मौजूदगी, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी तटस्थ रही है, चाहे कोई भी मामला हो, वो रूस यूक्रेन का मामला हो, उसमें भी भारत की ओर से कहा गया था कि बातचीत के द्वारा इस मसले का हल होना चाहिए। और जितने भी दुनिया भर के मंच हैं, चाहे वो पश्चिमी देशों से जुड़े हुए मंच हों या दूसरे मंच हों, वहाँ पर भारत की मौजूदगी रही है। तो ऐसे में वहाँ पर भारत की मौजूदगी एससीओ में क्या कुछ इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, भारत अलग अलग मंचों पर जो है अलग अलग देशों के साथ मंच साझा कर चुका है, तो ऐसे में भारत किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है। फिर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जिस प्रकार से हम क्वाड की बात करते हैं तो भारत में अगर देखा जाए उसका भी हिस्सा है भारत G20 में भी दिखाई देता है, भारत जो है एससीओ समिट में भी शिरकत कर रहा है। तो ऐसे में भारत की नीति काफ़ी स्पष्ट है, वो किसी ग्रुप के साथ नहीं है। भारत की नीति है भारत के प्रति किस प्रकार से भारत को और बेहतरीन बनाया जा सके और भारत का हित जिन नीतियों में है उस पर जो है भारत ज़्यादा तवज्जो देता है। और इसीलिए हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है, जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स है कि एससीओ समिट को जो है एंटी वेस्ट ज़रूर देखा जा रहा है, लेकिन भारत यहाँ पर इस वक्त जो है एससीओ समिट में शिरकत कर रहा है वो भारत की वजह से कर रहा है। जिस प्रकार से जैसे मैंने कहा कि ये सभी नेबरिंग कंट्रीज़ है, पड़ोसी कंट्रीज़ है, नेबर्स के साथ अगर अच्छे रिश्ते होंगे तो इसका फ़ायदा भारत को भी होगा। जिस प्रकार से व्यापारिक मुद्दे हो या फिर सामरिक इशूज़ हो, सिक्योरिटी इशूज़ हो, इन सभी मुद्दों को लेकर भारत जो है इस एससीओ समिट में शिरकत करेगा और अभी अपने मुद्दों को भी साथ में रखेगा। और आपने सही कहा कि किसी ग्रुपिंग का हिस्सा न होने के कारण शायद ये भी भारत के लिए अच्छी बात है कि कुछ देश है वो भी भारत को तटस्थ तरीके से देखते हैं और इसी का फायदा जो है भारत को जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। चूंकि अब एससीओ में इस वक्त भारत है तो ऐसे में जैसे मैंने कहा कि फिर चाहे हम रशिया की बात करें, जिस प्रकार से भारत और रशिया के संबंध अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पिछले कुछ अगर महीनों में देखा जाए, जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया का बीच में संघर्ष जारी है, उसके बीच भी भारत जो है तटस्थ रहा है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि जो ज़रूरत उनको रशिया से है, फिर ऑयल की हम बात करें वो रशिया से परचेस करें, क्योंकि भारत के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। तो ऐसे में जब एससीओ समिट में भारत शिरकत करेगा तो सबसे पहला अगर एजेंडा भारत का कोई होगा तो भारत का हित होगा। उन सभी मुद्दों पर डिस्कस भारत जरूर करना चाहेगा जो भारत से सरोकार रखते हैं और साथ ही साथ इन सभी देशों के साथ जो है एक साथ अगर भारत किस प्रकार से आगे बढ़ सके इन सभी कंट्रीज के साथ, ये प्रमुख मुद्दा भारत का जरूर होगा। जी शुक्रिया आपका शिशिर इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। कैथरीन कोलोना आज मुंबई में फ्रांस में व्यापारिक हितों वाले भारतीय निवेशकों से मुलाकात करेंगी। वो इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक आम बैठक को भी संबोधित करेंगी। उसके बाद वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपना भाषण देंगी। भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी नियमित उच्च स्तरीय परामर्श और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग से मजबूत हुई है। इसी कड़ी में फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। पूर्वोत्तर में शांति और स्थायित्व मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शुमार है। असम में स्थायी शांति के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में असम के कई आदिवासी विद्रोही संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। असम सरकार के मुताबिक इस त्रिपक्षीय समझौते में शामिल होने वाले उग्रवादी समूहों के साथ पहले से ही संघर्ष विराम जारी है। इससे पहले बीते 12 सितंबर को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन समूहों के साथ बैठक की थी।
बाद में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 15 सितंबर को नई दिल्ली में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में विद्रोही आदिवासी समूहों के साथ बैठक की। समझौते पर हस्ताक्षर से निश्चित रूप से असम में शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वोखा जिले के ओल्ड रिफिम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा कोहिमा में भाजपा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए शनिवार से 3 दिन की लंदन यात्रा पर जाएंगी। ब्रिटेन की पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का इस महीने निधन हो गया था। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी के निधन पर शोक व्यक्त किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग का दौरा किया। भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक रखा गया था। पंचायतों को स्मार्ट बनाकर राज्य के विकास में सहभागी बनने की दिशा में प्रयासरत उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू हो रहे इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह व पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल सहित तमाम दिग्गज शामिल होंगे। सम्मेलन का विषय स्मार्ट ग्राम पंचायतें, ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना रखा गया है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर संबोधित करेंगे। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें इस साल 1 मई से प्राप्त की जा रही हैं। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है। इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in पर और पद्म पुरस्कार पोर्टल padmawards.gov.in पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के तहत भी उपलब्ध हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन को शुरू किया। उस दौरान दूरदर्शन सप्ताह में 2 बार सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता था। गुजरते वक्त के साथ इस प्रयोग को 1965 में एक सेवा का रूप दे दिया गया। ऐतिहासिक आगाज के बाद दूरदर्शन के हौसले में जैसे पंख लग गए। वक्त के साथ दूरदर्शन का कारवां भी बढ़ता चला गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते और लोगों की निर्भरता कृषि पर होने की वजह से किसानों से संबंधित कार्यक्रम कृषि दर्शन का 26 जनवरी 1967 को प्रसारण आरंभ हुआ। ये डीडी पर प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम था। एशियाई खेलों का कलर टीवी पर प्रसारण होने के कारण इसको देखना काफ़ी रोमांचकारी हो गया था। दूरदर्शन पर प्रसारित सुपरहिट और सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रहार अभी भी हमारे दिलों में तरोताज़ा है। चित्रहार की शुरुआत 1982 में हुई थी। चित्रहार को दर्शकों का असीम प्यार मिलने के बाद दूरदर्शन ने 6 साल बाद रंगोली कार्यक्रम की शुरुआत की। सार्वजनिक प्रसारण सेवा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। दूरदर्शन के प्रसारण का कोई मुकाबला नहीं है। दूरदर्शन ने इस बार गणतंत्र दिवस में अभूतपूर्व कवरेज की।
भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई परेड के भव्य और गौरवशाली दृश्य पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सी शानदार शुरुआत हुई हैं। आज दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही डीडी कार्यक्रम भी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। पहले दूरदर्शन लोगों तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा था और आज मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शामिल खंडवा जिले में अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने हजारों परिवारों को आत्मनिर्भर बनने का एक और मौका दिया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वनिधि योजना रेहड़ी पटड़ी और छोटे काम धंधे करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना की शुरुआत कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिससे समाज के गरीब तबके को संबल दिया जा सके। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान देश भर में सड़कों के किनारे ठेला और रेहड़ी लगाने वाले लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन लोगों की समस्याओं को देखते हुए 1 जून 2020 से पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आज मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा में हजारों पथ विक्रेता इस योजना का लाभ ले रहे हैं। चाहे चूड़ी का ठेला लगाने वाले दिलीप सोनी हो या क्रॉकरी का ठेला लगाने वाले शेख नदीम, इन जैसे हजारों ने इस योजना के तहत पहले 10,000 का लोन लिया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। साथ ही जल्द इस लोन को चुकाकर दोबारा 20,000 की राशि प्राप्त की और आज एक बार फिर ये आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं घंटा का भी चूड़ी का ठेला लगाता हूँ। लॉकडाउन में मेरी स्थिति खराब होने के कारण स्वर्ण निधि से मुझे 10,000 का पेमेंट मिला। कटलरी और कब्बरसी का मैं ठेला लगाता हूँ। मुझे लॉकडाउन के दौरान स्वनिधि योजना जो प्रधानमंत्री के ओर से जो दी गई है, इसका 10,000 रुपये सर मुझे लॉकडाउन के दौरान मिला और उससे मैंने व्यवसाय मेरा सर आगे बढ़ाया। उसके बाद वो बढ़ाने के बाद सर हमने फिर 20,000 का हमें और लोन दिया गया। तो लॉकडाउन में चाय का ठेला बंद हो गया था, फिर प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि वाली जो योजना आई उसमें मैंने फॉर्म भरा नगर निगम से। तो पहले मेरे को 10,000 का लोन मिला, वो क्लियर होने के बाद 20,000 का लोन मिला और मेरा पूरा व्यवसाय जो चलता है ऑनलाइन पे भी चल रहा है और मुझ जैसे हजारों लोगों को स्वनिधि योजना का फायदा होगा। खंडवा की स्वनिधि योजना की प्रभारी बताती हैं कि प्रदेश में जो 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिलना है, उसमें खंडवा में 4,000 से ज्यादा लोगों को लोन दिया जा चुका है। शहर में अपन ने 11,215 हितग्राहियों का अभी तक पंजीयन किया है। उसके पंजीयन का क्राइटेरिया है कि व्यक्ति किसी भी तरह का फुटकर चिल्लर व्यवसाय करना चाहिए, पथ विक्रेता होना चाहिए, रेहड़ी गुमटी वाला होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत 10,000 में हमने अभी तक 4,921 पथ विक्रेताओं को और 10,000 जिनके कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद 20,000 में 468 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। आकांक्षी जिला होने के नाते खंडवा में सरकार की योजनाओं को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी प्रीमियर्स, डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। डीडी प्रीमियर्स। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि गाँव जाने के बारे में सोच रही कीर्ति को उत्कर्ष ने सरपंच की याद दिलाई है। इधर इंद्रेश की हरकतों पर उसके पिताजी बहुत नाराज हैं। बरसों पहले इस घर की बड़ी बहू ने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दी थी, पर दोबारा इस घर का ये बेटा ये चीज नहीं होने देगा। इंद्रेश ने तो हद ही कर दी है। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आपके इन्हीं बातों से महाराज जी घबराता है।
तो अब आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आप देखेंगे कि अपनी शक्तियों को बेकार जाता हुआ देख खतरनाक राक्षस त्रिनावत भाग खड़ा हुआ है। इधर कंस ने त्रिनावत को आखिरी मौका दिया है। क्षमा चाहिए ना तुझे? तो सुन, कान खोल के सुन ले काना, इस रेखा से बाहर मत आना। एक क्षण भी नहीं टिकता तू घर पर। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं तब तक तू इस गोले से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर तूने इस गोले से एक पग भी बाहर निकाला तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। भैया जो भी हो जाए, मैं इस गोले से बाहर नहीं निकलूंगी। तो अब क्या करेगा त्रिनावत, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वागत है आपका इस डीडी प्रीमियर्स के ब्रेक के बाद और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लंपी स्किन वायरस के प्रभाव से अब तक 38 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 2742 पशु स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,49,504 टीके लगाए गए। आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लंपी वायरस की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें ये सभी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने इस बीमारी को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में ये वायरस बढ़ने ना पाए। मुख्यमंत्री ने इसकी लगातार निगरानी करने के भी निर्देश दिए। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपो ने रूस पर लगे पश्चिमी जगत के प्रतिबंधों को नाजायज बताया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आर्थिक संकट बढ़ गया है। भारत रूस की मित्रता पर बोलते हुए रूस के राजदूत ने कहा कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है और व्यापार सिर्फ इसका एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस इस साल के अंत तक व्यापार में एक और रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। आज इंजीनियर्स डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी इंजीनियरों को इंजीनियर्स डे की बधाई। हमारा देश धन्य है कि हमारे पास कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार नए इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण सहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और वहीं इंजीनियर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर याद किया। ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि वो भविष्य के इंजीनियरों की पीढ़ियों को खुद को अलग करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस विषय पर प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम का एक अंश भी साझा किया। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं कानपुर से भावना त्रिपाठी एक इंजीनियरिंग की छात्रा बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी, पिछले मन की बात में आपने कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं से बात की थी और उससे पहले भी आपने डॉक्टरों से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनसे बातें करी। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आने वाले 15 सितंबर को, जो कि एक इंजीनियर्स डे के तौर पे मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में अगर आप हम जैसे इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं से कुछ बातें करें, जिससे हम सबका मनोबल बढ़ेगा और हमें बहुत खुशी होगी और आगे आने वाले दिनों में हम अपने देश के लिए कुछ करने का हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। धन्यवाद। नमस्ते भावना जी, मैं आपकी भावना का आदर करता हूँ। हम सभी ने ईंट पत्थरों से घरों और इमारतों को बनते देखा है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 1200 साल पहले एक विशाल पहाड़ को, जो कि सिर्फ सिंगल स्टोन वाला पहाड़ था, उसे एक उत्कृष्ट, विशाल और अद्भुत मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। शायद कल्पना करना मुश्किल हो, लेकिन ऐसा हुआ था। और वो मंदिर है महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर। अगर कोई आपको बताए कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व
ग्रेनाइट का 60 मीटर से भी लंबा एक स्तंभ बनाया गया और उसके शिखर पर ग्रेनाइट का करीब 80 टन वजनिक एक शिलाखंड रखा गया। तो क्या आप विश्वास करेंगे, लेकिन तमिलनाडु के तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर वो स्थान है जहां स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग के इस अविश्वसनीय मेल को देखा जा सकता है। गुजरात के पाटन में 11वीं शताब्दी की रानी की वाव देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। भारत की भूमि इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला रही है। भारत में कई ऐसे इंजीनियर हुए जिन्होंने अकल्पनीय को कल्पनीय बनाया और इंजीनियरिंग की दुनिया में चमत्कार कहे जाने वाले उदाहरण प्रस्तुत किए। महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागर बांध से आज भी लाखों की संख्या में किसान और जन सामान्य लाभान्वित हो रहे हैं। देश के उस हिस्से में तो वो पूजनीय है ही, बाकी पूरा देश भी उन्हें बहुत ही सम्मान और आत्मीयता के साथ याद करता है। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। इंजीनियरिंग की दुनिया के चमत्कारों की बात जब मैं करता हूं तब मुझे आज 2001 में गुजरात में कच्छ में जो भयंकर भूकंप आया था तब की एक घटना याद आती है। उस समय मैं एक वॉलंटियर के रूप में वहाँ काम करता था, तो मुझे एक गांव में जाने का मौका मिला और वहाँ मुझे 100 साल से भी अधिक आयु की एक माँ से मिलने का मौका मिला, और वो मेरी तरफ देख करके हमारा उपहास कर रही थी और वो कह रही थी कि देखो ये मेरा मकान, कच्छ में उसको भूंगा कहते हैं। बोले इस मेरे मकान ने 3 भूकंप देखे हैं, मैंने स्वयं ने 3 भूकंप देखे हैं, इसी घर में देखे हैं, लेकिन कहीं पर आपको कोई भी नुकसान नजर नहीं आया। यह घर हमारे पूर्वजों ने यहाँ की प्रकृति के अनुसार, यहाँ के वातावरण के अनुसार बनाए थे, और ये बात वो इतने गर्व से कह रही थी। तो मुझे यही विचार आया कि सदियों पहले भी हमारे उस कालखंड के इंजीनियरों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कैसी रचनाएं की थी कि जिसके कारण जन सामान्य सुरक्षित रहता था। अब जब हम इंजीनियर डे मनाते हैं तो हमें भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। स्थान स्थान पर वर्कशॉप्स करने चाहिए। बदले हुए युग में हमने किन किन नई चीज़ों को सीखना होगा, सिखाना होगा, जोड़ना होगा। आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा काम हो गया है। प्राकृतिक आपदाओं से विश्व जूझ रहा है। ऐसे में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के नया रूप क्या हो, उसके कोर्सेज क्या हो, स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाए, कंस्ट्रक्शन निर्माण इको फ्रेंडली कैसे हो, लोकल मटेरियल्स का वैल्यू एडिशन करके कंस्ट्रक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जीरो वेस्ट ये हमारी प्राथमिकता कैसे बने। ऐसी अनेक बातें जब इंजीनियर डे मनाते हैं तो जरूर हमने सोचनी चाहिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees.
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन का स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है। दशकों से दूरदर्शन ने भारत की बदलती हुई अनवरत यात्रा को अभिव्यक्त किया है। दूरदर्शन का अभिलेखागार हमारे समृद्ध इतिहास का खजाना है। दूरदर्शन के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। यूपी के सीतापुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा तब हुआ जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कुछ लोग बाराबंकी जा रहे थे। रास्ते में मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की सामने से आ रही बस से टक्कर हुई और फिर पीछे से आ रहे ट्रक ने भी ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 30 से 35 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नामीबिया से चीतों को भारत लाने के लिए एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई है। उनको यहां लाने के लिए बोइंग 747 से सभी इकोनॉमी सीटों को हटा लिया गया है। यूएई में ऐतिहासिक आयोजन के 1 महीने पहले ही फ्लाइट में बदलाव कर चीतों को लाया जा रहा है। गौरतलब है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। तो हम आपको ये बोइंग 747 दिखा रहे हैं, जिसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं ताकि चीतों को वहाँ से सकुशल यहाँ भारत लाया जा सके। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये तैयारी की गई है, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा मौका है। कभी भारत में काफ़ी चीते हुआ करते थे। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। गुटेरेस ने बताया कि उन्होंने काला सागर अनाज निर्यात समझौते के विस्तार और युद्ध बंदियों के बारे में पुतिन से चर्चा की। गुटेरेस ने बताया कि ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। गुटेरेस ने अफसोस जताते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के फिलहाल खत्म होने के कोई संकेत नहीं है। और इस सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में उन्हें हल्की चोटें आई हुई हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति का काफिला राजधानी कीव से गुजर रहा था। जानकारी के मुताबिक ज़ेलेंस्की की कार एक निजी वाहन से टकरा गई। वहीं डॉक्टरों की टीम ने उनकी गहन जांच की। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसी इस मामले की जांच कर रही हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के ताबूत को अब लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है, जहां वो सोमवार को उनके अंतिम संस्कार तक 4 दिनों तक रहेगा। एक मौन जुलूस में रानी के ताबूत को वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया गया। 4 दिनों के दौरान हजारों लोगों के श्रद्धांजलि देने की उम्मीद है। उनके बेटे किंग चार्ल्स तृतीय, उनके भाई बहनों और बेटों ने ताबूत के पीछे मार्च किया, जिसके ऊपर सफ़ेद गुलाब की माला थी और उसका मुकुट बैगनी मखमली तकिए पर रखा हुआ था। और आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस की। डिजिटल तकनीक के इस दौर में ग्राहक और कंपनियां साइबर खतरों का शिकार हो रही हैं। साइबर सुरक्षा किसी भी बिजनेस के डेटा की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाती है। मुंबई स्थित सिक्योरटेक आईटी सॉल्यूशंस साइबर सुरक्षा में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सिक्योरटेक को इसके लिए साल 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड मिला है। आइए जानते हैं कि किस तरह सिक्योरटेक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी और बिजनेस की साइबर अटैक से इनको बचाने में मदद करता है।
साइबर क्राइम में तेजी आने के साथ साथ कॉर्पोरेट साइबर अटैक के मामलों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। एक इंटरनेट सोसाइटी के मुताबिक हाल के सालों में व्यापार को लक्ष्य बनाने वाले साइबर हमले करीब दोगुने हो गए हैं। किसी भी ऑफिस या कंपनी में साइबर अटैक होने पर उसे काफी नुकसान झेलना पड़ता है। साइबर अटैक के इसी खतरे से कंपनी, ऑफिस या बिजनेस को बचाने का काम कर रहा है मुंबई स्थित स्टार्टअप सेक्यूरटेक IT सॉल्यूशंस। ये स्टार्टअप IT सुरक्षा और डेटा प्रबंधन से जुड़ी सेवाएं मुहैया करा रहा है। साइबर और बिजनेस वर्ल्ड में देखते हैं तो बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। ये अटैक 3 टाइप से होते हैं। एक, दूसरी कंट्री में से कोई ऑपरेटर है, अटैकर है जो अपने बिजनेसेस को आके अटैक कर रहा है वायरस या मैलवेयर डाल के। दूसरा है कि जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स अपने बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस जो बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, ये एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज़ होती है जो अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। और तीसरा है कि कोई इनोसेंट एम्प्लॉई है जिसने जाके कोई गलत मेल क्लिक कर लिया या कोई गलत डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया जिसकी वजह से डेटा बाहर जा सकता है बिजनेसेस का। स्टार्टअप की शुरुआत साल 2013 में पंकित देसाई और आनंद नाइक ने की, जिन्होंने काफी लंबा वक्त सुरक्षा क्षेत्र में बिताया है। किसी भी दूसरे स्टार्टअप की तरह सेक्यूरटेक के संस्थापकों को काफी चुनौतियों से गुजरना पड़ा। स्टार्टअप किसी भी कंपनी और बिजनेस को साइबर अटैक की जानकारी देने के साथ ही उसे बचने के उपाय भी बताता है। सिक्योरटेक कस्टमर्स को विजिबिलिटी देती है कि क्या हो रहा है उनके एनवायरनमेंट में, उनके पूरे बिजनेस में कौन सी जगह से सिक्योरिटी गैप्स आ सकते हैं और वो गैप्स को कैसे उसको एड्रेस करना है, इसकी विजिबिलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कौन से टाइप का अटैक हो रहा है एनवायरनमेंट में। तो सिक्योरटेक ये सारा अपने क्लाउड के माध्यम से कस्टमर को डिलीवर करता है। सो ये 7/24 हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। सेक्यूरटेक के संस्थापक राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार मिलने पर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस अवार्ड के मिलने से उन्हें स्टार्टअप के लिए कई और अवसर खुलने की उम्मीद है। वर्तमान में सेक्यूरटेक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, न्यू जर्सी और अरकानसस से काम कर रहा है। स्टार्टअप और कई देशों में अपना विस्तार करने की योजना बना रहा है। कल्पना करें कि आप अपने घर की चाबियां किसी को दे रहे हैं। आप जिसे चाबियां देंगे वो आपका विश्वसनीय ही होगा। उसी तरह सिक्योरटेक स्टार्टअप आपके डिजिटल एरा में बिजनेसेस को सुरक्षित रखता है और साथ ही बिजनेसेस को गति देता है साइबर थ्रेट के धक्के लगने से। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, TD न्यूज़, मुंबई। और स्टार्टअप चैंपियंस में स्टार्टअप्स किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से सफल हो रहे हैं, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो शनिवार रात 9 बजे DD न्यूज़ पर आप देख सकते हैं, शनिवार रात 10 बजे DD इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रचते हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। बेलग्रेड में चल रही इस प्रतियोगिता में विनेश को 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल के क्वालिफिकेशन राउंड में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनको हराने वाली पहलवान फाइनल में पहुंच गईं, जिसके कारण उन्हें रेपेचेज के जरिए पदक जीतने का एक और मौका मिला। विनेश ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने पदक के लिए मुकाबले में स्वीडन की जोना मालमग्रेन को 8-0 से शिकस्त दी। इससे पहले विनेश 2019 में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। वो 2 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन गई हैं। मुंबई सिटी FC ने डूरंड कप के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में मुंबई ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। इस पूरे मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच के अधिकांश समय कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। हालांकि मैच के खत्म होने से ठीक पहले मुंबई सिटी ने जोरदार हमला बोला। विपिन सिंह ने छांगते से मिले पास पर गोल करके टीम को 1-0 से जीत दिला दी। मुंबई की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, जबकि पिछले साल की उपविजेता मोहम्मडन स्पोर्टिंग 1940 और 2013 में इस टूर्नामेंट की चैंपियन रह चुकी है। भारतीय युवा फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। श्रीलंका में खेली गई इस प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में भारत ने बुधवार को नेपाल को आसानी से 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है।
इससे पहले इस प्रतियोगिता को सैफ अंडर 15 चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। बॉबी सिंह, कोरो सिंह, कप्तान वनलाल पेका गुइटे और अमन ने भारत के लिए एक एक गोल किया। नेपाल ने ग्रुप लीग में भारत को 3-1 से हराया था, लेकिन फाइनल में वो भारत के सामने एक भी गोल नहीं कर सका। भारत के कप्तान वनलाल पेका गुइटे को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया, जबकि गोलकीपर साहिल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता। दुनिया का एक सबसे पुराना शहर बनारस अब काफ़ी बदल चुका है। खास बात यह है कि इसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल्स, स्क्रैप और अन्य बेकार पदार्थों को भी बड़े अनोखे अंदाज में सजाया गया है। बदलते काशी की ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत लग रही है। पूरे शहर को जिस तरह सजाया गया है, सभी का ध्यान वो आकर्षित कर रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। भारत की धार्मिक राजधानी, मंदिरों का शहर, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, यानी कि बनारस, वाराणसी या काशी। इस प्राचीन शहर का लुक अब बहुत हद तक बदल चुका है। इस शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण और अनूठे कदम उठाए गए हैं। बनारस की सड़कों को जहां खूबसूरत कलाकृतियों और शानदार मूर्तियों से सजाया गया है, तो वहीं वेस्ट मटेरियल, स्क्रैप और अन्य बेकार पदार्थों के पुनर्नवीनीकरण के जरिए शहर को कुछ अलग और कलात्मक रूप देने का प्रयास किया गया है। इसे जन सहभागिता का अनूठा उदाहरण ही कहेंगे। प्रशासन के सहयोग से आम लोगों ने इन खूबसूरत कलाकृतियों को तैयार किया है। स्क्रैप से तैयार ग्लोब हो या फिर वेस्ट मटेरियल से बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा, या फिर हाथी पर सवार लोग और पारंपरिक कथकली डांसर, या फिर सड़क के किनारे और फ्लाईओवर पर बने आर्ट और कला के नमूने, शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बेकार चीजों को भी जितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, अद्भुत है। नगर निगम के पास काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल, स्क्रैप व्हीकल्स, ट्रॉलीज, अन्य सामान जो है लोहे का, प्लास्टिक का, सब जमा हो जाते हैं, टायर्स वगैरह के। तो हमने सोचा है क्यों ना इसको एक आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। 3000 साल से भी ज्यादा पुराने इस शहर को उसकी वास्तविक रूपरेखा से छेड़छाड़ किए बिना स्क्रैप और यूजलेस वस्तुओं से जिस तरह से सजाया जा रहा है, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये शहर और भी खूबसूरत नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व जरूरी हैं। स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन की क्या उपयोगिता है और प्रोटीन की आवश्यकता को कैसे पूर्ण किया जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने और स्वस्थ रहने में मदद करता है। ये फैट और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में भूख से बेहतर तरीके से लड़ता है। लेकिन इतना ही नहीं, प्रोटीन का हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शरीर के हर सेल में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और यदि आप सोचते रहे हैं कि सिर्फ मसल मास बनाने में, ग्रोथ और मेंटेनेंस में प्रोटीन का रोल है, तो ये जान लें कि हमारे शरीर के हर अंश, चाहे वो बोन्स हो, चाहे वो हमारा हेयर हो, स्किन हो, प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके अलावा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में और ऑक्सीजन को पहुंचाने में हर अंश में प्रोटीन का रोल है। एक बड़ा रोल इम्यूनिटी प्रदान करने में, डिफेंस सिस्टम्स को बनाए रखने में प्रोटीन का रोल है। एंटीबॉडीज बनाता है और हमें बीमारी से दूर रखता है। एक रोल जो प्रोटीन का है वो है वेट मैनेजमेंट में। आज हम ओबेसिटी से और उसकी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये इसका रोल भी हमें याद रखना चाहिए। प्रोटीन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है जिसकी आवश्यकता शरीर को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में होती है। कैसा आहार लेने से प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है, ये जानना आवश्यक है। मीट, दूध, दही, पनीर, अंडे से हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसको हम नेग्लेक्ट करें। हमारे यहाँ बहुत वैरायटी की दालें हैं, बीन्स हैं, मटर है, इनको शामिल करना चाहिए, और साथ साथ सोयाबीन
और उससे बना हुआ टोफू, नट्स और सीड्स में भी बहुत वैरायटी है। तिल से लेके अलसी, पम्पकिन, वाटरमेलन, सभी सीड से हमें प्रोटीन मिलता है और इनको हम अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। हमारे शरीर को कितने प्रोटीन की जरूरत है ये हमारी उम्र, लिंग और वजन पर निर्भर करता है। अपने आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में शामिल करें जिससे आपके शरीर में प्रोटीन की कमी न हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।